गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फिलोसफी की क्लास में आप पहला पेपर पश्चिमी दर्शन का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हम हमारे सिलेबस के दार्शनिक जॉन लॉक को पढ़ रहे हैं, जो एक अनुभववादी दार्शनिक है। पिछली क्लास में हमने जॉन लॉक की ज्ञान मीमांसा की चर्चा की थी, जिसमें ज्ञान का प्रकार, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान की सीमाएं, ज्ञान की वैधता, ये सभी शामिल थे। आज हम जॉन लॉक ने द्रव्य के बारे में क्या बात कही है और द्रव्य के बारे में बात करते हुए जॉन लॉक का दर्शन किस परिणति पर पहुंचता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसी संदर्भ में हम एक सिद्धांत है प्रतिनिधानात्मक यथार्थवाद, इसकी चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि लॉक ये कहते हैं कि जो ज्ञान है वो प्रत्यय के आकार का होता है। मतलब जो ज्ञान होता है हमें सिर्फ प्रत्ययों का होता है, विचारों का होता है। ज्ञान इसी रूप में हमको मिलता है, मतलब, और वो प्रत्यय विचार हमको बाह्य जगत से और आंतरिक जगत से प्राप्त होते हैं। अब बाह्य जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है या कौन सा तत्व है जो इन प्रत्ययों को उत्पन्न करता है? अगर हम ये प्रश्न जॉन लॉक से करें तो लॉक कहेंगे कि मैं नहीं जानता कि वो कौन सा तत्व है जो इन प्रत्ययों को उत्पन्न करता है, लेकिन कोई एक ऐसा अधिष्ठान अवश्य है जो इन प्रत्ययों के मूल रूप या इनके स्रोत गुणों का प्रतिनिधि होता है। तो जॉन लॉक के अनुसार द्रव्य क्या है? जॉन लॉक के अनुसार द्रव्य जो है वो गुणों का अधिष्ठान है। गुण जिसमें रहते हैं वो प्रत्यय है, गुण जिसमें रहते हैं वो द्रव्य है जॉन लॉक के अनुसार। तो इसी तरीके से उसने द्रव्य की परिभाषा दी, लेकिन इसके अलावा उससे पूछना चाहें कि इसके अलावा आप बताइए कि उस अधिष्ठान का स्वरूप क्या है, तो जॉन लॉक कहेंगे कि वो मैं नहीं जानता। कुछ है लेकिन वो क्या है ये स्पष्ट है, मैं नहीं जानता और नहीं बता पाता हूँ। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि मुझे सिर्फ प्रत्ययों की ही जानकारी होती है, और ये जो प्रत्यय हैं ये गुणों के प्रतिनिधि होते हैं। तो इससे हमें एक चीज क्लियर हुई। अब प्रत्यय भी ऐसा नहीं कि उसने एक ही तरीके के माने। हमने पिछली क्लास में देखा था कि उसने सरल प्रत्यय माने थे, जटिल प्रत्यय माने थे, और फिर जटिल प्रत्ययों के भी प्रकार माने थे। इसी तरीके से लॉक 3 तरीके के द्रव्य को स्वीकार करता है। मैंने आपको बताया था कि ज्ञान हमको 2 प्रकार के प्रत्ययों से होता है, एक संवेदन से जो प्रत्यय हमको मिलते हैं और एक स्व संवेदन से जो प्रत्यय हमको मिलते हैं। संवेदन से जो प्रत्यय मिलते हैं वो बाह्य जगत की वस्तुओं या तत्वों के प्रतिनिधि होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बाह्य जगत की वस्तुओं के गुणों को जो अपने अंदर रखता है या जो उसका अधिष्ठान होता है, जो उसका पात्र होता है, वो एक बाह्य जगत का द्रव्य हो गया। एक हमारे स्व संवेदन जिस द्रव्य में रहेंगे, हमारे स्व संवेदन जो प्रत्यय हैं वो जिन गुणों के प्रतिनिधि हैं, उन गुणों को भी एक द्रव्य रखता है, उसे आत्मा कहा। मतलब जैसे मान लीजिए क्रोध है, मोह है, लोभ है, दया है, इस तरीके के सकारात्मक और नकारात्मक जितने हमारे स्व संवेदन होते हैं ये भी किसी एक अधिष्ठान में रहते हैं। उस अधिष्ठान को उसने आत्मा कहा और इसे भी उसने एक द्रव्य के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके अलावा उसने ईश्वर को भी एक द्रव्य के रूप में स्वीकार किया, जिसमें कि ईश्वर का साक्षात ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन ईश्वर का निर्देशनात्मक ज्ञान होता है। कल हमने ज्ञान के प्रकार में जाना था कि निर्देशनात्मक ज्ञान वो होता है जिसमें हमें 2 प्रत्ययों के संबंध का किसी अन्य प्रत्यय की सहायता से पता चलता है। और ईश्वर को उसने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि वो ये कहता है कि अचेतन वस्तु से या असत वस्तु से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और सत की उत्पत्ति, और वो कहता है ईश्वर चेतन है, सत है, तो वही सब कुछ उत्पन्न करने वाला है। ऐसा जॉन लॉक ने इसलिए भी किया क्योंकि भले ही उस समय वैज्ञानिक युग प्रारंभ हो गया था या विज्ञान की खोजें बहुत गति से बढ़ रही थी, लेकिन जॉन लॉक का जो सामाजिकरण हुआ था वो ईसाई धर्म के प्रभाव में हुआ था, इसलिए वो चाहकर भी उस प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाया, और उसने ये मान ही लिया, ये एक्सेप्ट ही कर लिया कि जो ईश्वर है उसी ने
इस जगत की उत्पत्ति की है और वो एक चेतन सत्ता है और उसका बोध हमें निर्देशनात्मक ज्ञान से होता है, सीधे ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। बल्कि चूंकि इस जगत का निर्माण किसने किया, हमारा निर्माण किसने किया, हमारी आत्मा की रचना किसने की, तो उसने कहा ये सब ईश्वर ने की। तो एक तीसरे प्रत्यय की सहायता से वो ईश्वर को जानने की कोशिश करता है। अब जब हम ये जान गए कि इतने तरीके के द्रव्य उसने स्वीकार किए, तो अब जैसे मैंने पहले बताया कि वो गुणों के अधिष्ठान के रूप में द्रव्य की सत्ता को स्वीकार करता है। तो जॉन लॉक 3 तरीके के गुणों को स्वीकार करता है। एक मूल गुण होते हैं, एक उपगुण होते हैं और कहीं कहीं पर उसने तृतीयक गुणों की चर्चा भी की है। तो हम ये अगर देखें कि मूल गुण कौन से होते हैं, तो जॉन लॉक कहता है कि जो द्रव्य में रहते हैं वो मूल गुण होते हैं। और द्रव्य के बारे में हम सोच नहीं सकते मूल गुणों के बिना। जैसे विस्तार है, घनत्व है, गति है, ये जितने भी गुण हैं ये मूल गुण हैं। क्योंकि जब भी आप किसी द्रव्य के बारे में सोचेंगे तो उसका कोई आकार होगा, वो कोई जगह घेरेगा, उसमें गति होगी, उसमें घनत्व होगा। तो ये 6 गुण उसने मूल गुण माने हैं। इसके अलावा उसने कहा है कि उपगुण जो होते हैं वो द्रव्य में नहीं हमारे मन में रहते हैं, लेकिन मूल गुण उपगुणों को जगाते हैं या उत्पन्न करते हैं। हमारे जो प्रत्यय होते हैं वो मूल गुणों के प्रतिनिधि होते हैं। इन्हीं मूल गुणों के माध्यम से हमारे हृदय में उपगुण भी पैदा होते हैं। ये सब्जेक्टिविटी का मसला है। मतलब जैसे पहले ये जान ले उपगुण कौन कौन से होते हैं। उपगुण होते हैं जैसे गंध है, स्पर्श है, रूप है, ये होते हैं। जैसे आप मीठा 1 कप चाय में अगर हम 1 चम्मच डालते हैं तो किसी को बहुत ज़्यादा लग सकता है, किसी को कम लग सकता है, ठीक है। तो ये जो स्वाद का उपगुण है ये व्यक्ति से व्यक्ति अलग हो जाता है। एक व्यक्ति के लिए वो कुछ और हो सकता है, दूसरे के लिए वो कुछ और हो सकता है, लेकिन मूल गुणों के संदर्भ में ऐसी बात नहीं है। मूल गुण सबको एक जैसे लगेंगे। मान लीजिए कोई ज़मीन का टुकड़ा है जो 500 गज है, तो वो 500 गज तो मुझे भी 500 गज ही लगेगा और इसके अलावा कि दूसरा व्यक्ति या 10वां व्यक्ति भी उसको देखेगा तो वो 500 गज ही लगेगा। तो ये वो विस्तार है, वो मूल गुण है जिसकी चर्चा लॉक करता है। अब लॉक ये कहता है कि मूल गुण और उपगुण में कुछ फर्क हम कर सकते हैं। मूल गुण के बिना हम द्रव्य की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा, अगर द्रव्य को कोई क्षति पहुंचती है, उसका खंडन हो जाता है, उसके बावजूद भी मूल गुण उसमें रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो 500 गज की ज़मीन ही है, अगर हम उसके टुकड़े करते हैं तो चाहे हम उसे 1 गज में ही क्यों ना छोड़ें, वहाँ भी उसका कोई ना कोई आकार होगा, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई गुलाब का फूल है और उसमें जो गंध है वो उपगुण है, तो वो सूखने के बाद हमें कम मिलेगा, ठीक है। ताजगी उसमें सूखने के बाद नहीं रहेगी, रंग उसका बदल जाता है। तो ये उपगुण है जो वस्तु में या द्रव्य को क्षति पहुंचने पर या द्रव्य का रूप परिवर्तन होने पर उसमें नहीं रहते। इसके अलावा उसने एक तृतीय गुण की चर्चा भी की है। ये कहा है कि कई बार किन्हीं घटनाओं की वजह से एक उपगुण हमारे मन में जन्म लेता है या हमारी बुद्धि में जन्म लेता है, वो तृतीय गुण होता है। जैसे मान लीजिए सूर्य की गर्मी से मोम पिघलता है, इसे उसने कहा है कि एक तृतीय गुण है। इस पिघलने की प्रक्रिया को उसने तृतीय गुण कहा। तो ये हमने गुण जाने। एक इसी तरीके से एक छोटा सा कंसेप्ट और आज समझ लीजिए, इसके साथ हम जॉन लॉक को कंप्लीट करेंगे। कि जॉन लॉक ने प्रतिनिधानात्मक यथार्थवाद की चर्चा की। मतलब अगर आप सिर्फ अनुभववाद के हिसाब से चले, मतलब अगर जॉन लॉक के बताए हुए तरीके से ही हम चलते हैं तो हम वस्तुवाद तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है, या हम प्रत्ययवाद तक पहुंचे। क्योंकि जॉन लॉक ये कहता है कि मैं द्रव्य को नहीं जानता, द्रव्य में जो गुण रहते हैं उन गुणों का विचार मुझे मिलता है, तो मैं सिर्फ विचारों को जानता हूं, मैं मूल वस्तु को नहीं जानता। तो वहां पर एक द्वैत हो गया, एक तो वस्तु हो गई, एक उसका विचार हो गया। और विचार भी पूर्ण रूप से वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन जॉन लॉक ये कहता है कि वो जो द्रव्य है जिसे मैं जानता हूं, अगर मैं उसको नहीं भी जानूंगा तो भी उसकी सत्ता रहेगी। तो उसने एक तरफ तो प्रत्ययवाद को स्वीकार किया ये कहकर कि मुझे द्रव्य का नहीं प्रत्यय का बोध होता है, दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि वस्तु की अपनी सत्ता है, भले ही मैं उसे जानूं या ना जानूं। तो ये जो 2 तरीके हैं कि उसने अपने अनुभववाद को, अपने अनुभववाद में ये कहते हुए कि मुझे प्रत्ययों का ज्ञान होता है, उसने उसे प्रत्ययवाद तक या आदर्शवाद तक जाने देने की बजाय उसे वस्तुवाद की ओर
मोड़ दिया, उसे यथार्थवाद की ओर मोड़ दिया, जिसे वास्तववाद भी कहते हैं कि जो ज्ञेय वस्तु होती है उसकी सत्ता ज्ञाता से स्वतंत्र होती है, मतलब जानने वाले से स्वतंत्र उस वस्तु की सत्ता है जिसे जाना जाता है। इसे प्रतिनिधात्मक यथार्थवाद कहते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करें कि जॉन लॉक का अनुभववाद सही है, तो ये कहेंगे कि जॉन लॉक के अनुभववाद में कुछ स्थानों पर हमें असंगति दिखाई देती है, क्योंकि जॉन लॉक एक तरफ तो कहते हैं कि मैं उसी वस्तु को स्वीकार करूंगा जो मेरे अनुभव में आएगी, लेकिन हम ये भी देखते हैं साथ में कि जॉन लॉक कुछ ऐसी सत्ताओं को स्वीकार कर लेता है जिनका हमें अनुभव नहीं होता, जैसे ईश्वर है। वो ये कहता है कि ईश्वर का ज्ञान मुझे निर्देशनात्मक तरीके से होता है, सीधे नहीं होता। मैं जगत को देखकर ईश्वर के बारे में अनुमान लगा लेता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से वो आत्मा की बात भी कहता है। आगे जाके हम ह्यूम एक दार्शनिक को पढ़ेंगे तो वो बताएगा कि जिस आत्मा की सत्ता को जॉन लॉक और आगे जाके हम देखेंगे बर्कले भी स्वीकार करता है, उसे ह्यूम स्वीकार नहीं करता। अगर हम यही माने कि हमें सिर्फ प्रत्यों का, विचारों का ही बोध होता है जिसके माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि जगत में कोई वैसी वस्तु है या उस वस्तु के कारण वैसे विचार हैं, तो हमें सिर्फ विचारों तक ही महदूद रहना चाहिए, विचारों तक ही सीमित रहना चाहिए। हमें वस्तु के बारे में हम निश्चित रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं होते। तो यहाँ पर हमें जॉन लॉक के दर्शन में कुछ विसंगतियां दिखाई देती है। अब हम हमारी इस अनुभववादी दार्शनिक परंपरा के ही दार्शनिक बर्कले, जॉर्ज बर्कले को हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। उसके बाद हम अनुभववाद में ही डेविड ह्यूम को पढ़ के हमारे आखिरी दार्शनिक, जो जिसे समीक्षावादी दार्शनिक कहा जाता है, इमैनुअल कांट, उसको पढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारा ये जो सिलेबस है वेस्टर्न फिलॉसफी का कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स।